नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी की यह तीसरी क्लास है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत का भूआकृतिक प्रदेश, जियोमॉर्फिक रीजन। इसके माध्यम से आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में। उत्तर और उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में। तो आज हमारी वीडियो यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज और अदर वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आइए शुरू करते हैं। हिमालय के अगर हम विस्तार की बात करें तो इसका उपस्थिति केवल भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और म्यांमार जैसे देशों तक इसका विस्तार पाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा दृष्टि डालें इसके विस्तार पर तो इधर पाकिस्तान में किरथर और सुलेमान और किरथर रेंज पाए जाते हैं। इधर भारत के काराकोरम से होकर के इधर भारत हिमालय का विस्तार कुछ इस प्रकार का है। इधर म्यांमार में अराकाम यूमा, तो इधर किरथर और सुलेमान। इधर आएगा अराकान यूमा, इधर किरथर और सुलेमान। और इसकी जो आकृति है अगर हम इसे देखें तो एक प्रकार से धनुषाकार है। इसके कारणों को जानते हैं क्यों है। ये यहाँ पर अरावली रेंज है और इधर है मेघालय का पठार। तो ये जो पठार होने के कारण यहाँ से यह ऊपर की तरफ है और इधर कोई बल नहीं था, इधर मैदानी क्षेत्र था। यहाँ पर मैदानी क्षेत्र बाद में आया। तो इस प्रकार से इसका निर्माण ऐसे हुआ क्योंकि ये जो आकृतियाँ हैं ये इसके अंदर तक नहीं धंस पाई और यह इसके अंदर तक प्रवेश कर गया। तो जिस कारण से इसकी जो आकृति है वह धनुषाकार है। अगर हम उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की चर्चा करें जो कि भारत में अवस्थित है तो यह जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, जिसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ा है और पश्चिम में यह 400 किलोमीटर है तो पूर्व में यह 160 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसका कारण है पूर्व में दाब अधिक है। जैसा कि हमने समझा, पूर्व में दबाव अधिक होने के कारण यहाँ पर्वत भी ऊंचे हैं। जाहिर है जब दबाव भी अधिक होगा तो पर्वत भी अधिक ऊंचे ही जाएंगे। हिमालय को जब हम पढ़ते हैं तो इसका अध्ययन करते हैं, उनका आधार है दो प्रकार से। जैसे पहला है उत्तर से दक्षिण के क्रम में पढ़ते हैं। जब हम उत्तर से दक्षिण के क्रम में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, फिर आता है आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, और फिर उत्तर पूर्वी हिमालय। इसको कुछ इस प्रकार से बनता है। पहले मान के चलना ट्रांस हिमालय, फिर इसके नीचे आएगा आंतरिक हिमालय यानी कि महान हिमालय भी हम इसे कहते हैं। महान हिमालय यानी कि हम इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इधर आएगा लघु हिमालय, इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसके भी नीचे आएगा शिवालिक। और ये जो उत्तर पूर्वी हिमालय है, उत्तर पूर्वी का मतलब है उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो इस क्रोनोलॉजी को याद रखना है। सबसे पहले आएगा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद आएगा महान हिमालय। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और इसके पश्चात आएगा लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद आएगा शिवालिक। ये तो था इसका एक विभाजन। दूसरे विभाजन की बात करें तो उसका आधार है नदी घाटियों। अब इस विभाजन को समझते हैं। अब जो पंजाब, इसके आधार पर इसे जो विभाजित किया जाता है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब ये समझें कि ये जो विभाजन है ये सिडनी बुर्रार्ड ने प्रस्तुत किया। ये नाम याद रखना है, सिडनी बुर्रार्ड। अब हम इसे समझते हैं नदी घाटियों के आधार पर जो विभाजन है थोड़ा विस्तार से।
पंजाब हिमालय सबसे पहला है, पंजाब हिमालय, जो कि सिंधु नदी से सतलज नदी तक है। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आता है कुमाऊं हिमालय, जिसका विस्तार है सतलज नदी से काली नदी तक। इसकी जो लंबाई है वह 320 किलोमीटर तक है। इसके बाद आता है नेपाल हिमालय। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिमालय है वो नेपाल हिमालय ही है। और इसकी जो विस्तार है काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक है। चौथे नंबर पर आता है असम हिमालय। इसका जो विस्तार है वह तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक है और 750 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। अगर हम इसे लंबाई के आधार पर इसकी क्रोनोलॉजी बनाएं तो सबसे पहले पर आएगा नेपाल हिमालय, दूसरे पर आएगा असम हिमालय और तीसरे पर आएगा पंजाब हिमालय और सबसे अंतिम में आएगा कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का मतलब होता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा। तो इस मैप के माध्यम से समझेंगे हम। तो सबसे पहला हमारा विभाजन के क्रम में था सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है और सतलज नदी। इसे हमने जो नाम दिया, इसको हमने नाम दिया पंजाब या जम्मू कश्मीर का हिमालय। इसके बाद इस ब्यास नदी से लेकर के सतलज नदी से लेकर के इस काली नदी तक इसका जो नाम है इसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। अब इस काली से लेकर के इधर ये तीस्ता नदी है, इधर तीस्ता नदी, तो इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। इस तीस्ता नदी से लेकर के इस ब्रह्मपुत्र नदी तक इसको हम कहते हैं आसाम हिमालय। तो कितने प्रकार हुए? 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। चलिए आगे। अब हमने पहले प्रकार पर आते हैं जिसका विभाजन है सबसे पहले ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद आता है महान हिमालय, महान हिमालय के बाद आता है लघु हिमालय, फिर उसके बाद आता है शिवालिक और फिर उत्तर पूर्व का हिमालय। तो इस क्रोनोलॉजी के तहत अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले पर है ट्रांस हिमालय। इसका जो अधिकांश भाग है वह तिब्बत में है। इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश श्रेणियाँ आती हैं। देखो उनको, सबसे पहली है कराकोरम, उसके बाद लद्दाख है, उसके बाद है जास्कर श्रेणी। इन तीनों, ये जो तीनों श्रेणियाँ आती हैं भारत में, इसे हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। अब इसी के नीचे शुरू हो जाता है महान हिमालय और महान हिमालय के नीचे जो शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं लघु हिमालय। तो हमारा समझना है यहाँ पर कराकोरम, लद्दाख और जास्कर को। चलिए आगे। सबसे जो इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका था, यहाँ वनस्पतियों का विकास नहीं हुआ है। दोस्तों, ये जो ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय बनने से पहले ही ट्रांस हिमालय उपस्थित था और यहाँ पर कोई वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। यहाँ तक कि अगर हम बात करें इसका मतलब क्या है वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जास्कर के ऊपर एक प्लेन है जिसे हम कहते हैं डिसोई प्लेन। अब प्रश्न ये बन सकता है कि जास्कर से ऊपर इस प्रकार का वन पाया जाता है जो हम वनों के चैप्टर में पढ़ेंगे, या इस प्रकार का वन पाया जाता है। ये कंफ्यूज करने के लिए हमसे पहाड़ी वनों के नाम देगा, लेकिन हमें समझदारी से उत्तर लेना है कि ट्रांस हिमालय में, ये जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का वन नहीं पाया जाता है। और इसकी कराकोरम हमने क्रमानुसार जाना। ट्रांस हिमालय में सबसे पहले कराकोरम है, फिर लद्दाख है और फिर जास्कर है। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कराकोरम की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम कहते हैं K2, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ हमें समझना ये है, ये जो K2 है ये POK के अंडर में आती है। POK यानी कि जिसे क्लेम भारत के द्वारा किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेड पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह राकापोसी है। यहाँ पर K2 होगा और यहाँ पर राकापोसी होगा। कराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, यह और वह भारत में उपस्थित है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से बहती है। ये है लद्दाख और ये है जास्कर, इनके बीच से बहती है सिंधु नदी। और इतना ही नहीं, सिंधु नदी जब यहाँ से बहती है तो लद्दाख के बुंजी नामक स्थान पर ये उसे काटकर भारत की सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे गहरी गोर्ज है यहाँ पर, भारत की सबसे गहरी गोर्ज जो है, यानी कि गोर्ज जो है भारत की सबसे गहरी गोर्ज का निर्माण करती है। कहाँ पर? लद्दाख के बुंजी नामक स्थान पर। अब
जैसा कि हम जानते हैं काराकोरम जो रेंज है, काराकोरम यानी कि ट्रांस हिमालय का सबसे नॉर्दर्न पार्ट, तो ये काफ़ी फेमस है ग्लेशियर को लेकर के। तो अब हम पश्चिम से लेकर के पूरब तक जो ग्लेशियर हैं उनका क्रम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पश्चिम में है बतूरा, उसके बाद आता है हिस्पर के बाद है बैफो के बाद आता है बतूरा, और फिर उसके बाद आएगा यह मासेब्रम, और फिर आता है सियाचिन ग्लेशियर और रेमो ग्लेशियर। आपको दो ग्लेशियर ज़रूर याद रखने हैं, एक सियाचिन और एक रेमो ग्लेशियर। रेमो ग्लेशियर सियाचिन के ईस्ट में यानी कि पूर्व में है, और सियाचिन ग्लेशियर रेमो के वेस्ट में यानी कि पश्चिम में स्थित है। अगर हम चोटियों की बात करें यानी कि हाईएस्ट पीक की, तो सबसे पश्चिम में यानी कि वेस्ट में सबसे केटू पाई जाती है, और केटू के फिर अगर हम ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो फिर ब्रॉड पीक पाई जाएगी, और सबसे पहले पाई जाएगी फिर गासेरब्रम 2 और गासेरब्रम 1। इनकी क्रोनोलॉजी बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेकंड फैक्ट हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि जो श्योक रिवर है जिसे हम आगे पढ़ेंगे ओरिजिनेट होती है रेमो ग्लेशियर से। रेमो ग्लेशियर पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए रेमो ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको हम श्योक रिवर कहते हैं। और एक नुब्रा रिवर भी काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है वो हम आगे चर्चा करेंगे। चीन और भारत के डिस्प्यूट को लेकर के नुब्रा वैली काफ़ी चर्चे में रही है। नुब्रा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है सियाचिन ग्लेशियर से, और नुब्रा सब्सिडरी है श्योक रिवर की, यानी कि सहायक नदी है श्योक की। यानी कि पहले यहाँ से श्योक रिवर निकलेगी, फिर यहाँ से निकलेगी आपकी नुब्रा रिवर, और नुब्रा रिवर श्योक में आकर के मिल जाएगी। और ये जो श्योक रिवर है ये जाकर के मिल जाएगी सिंधु नदी में। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है यह नुब्रा वैली में ही पड़ता है। इस ग्लेशियर की उपस्थिति के क्षेत्र को हम नुब्रा वैली कहते हैं। अब कुछ घाटियां हैं काराकोरम को लेकर के। पहली है हुंजा घाटी, सिंगार घाटी और नुब्रा घाटी। जो हुंजा घाटी है बतूरा और हिस्पर को लेकर के बनती है, यानी कि बतूरा और हिस्पर। बतूरा कहाँ है? बतूरा ये है और हिस्पर ये, यानी कि इन्हें मिलाकर के हम कहते हैं हुंजा घाटी। और हुंजा घाटी के बाद में आता है सिंगार घाटी, बैफो और बालटोरा को लेकर के मिलती है। इधर ये बैफो और बालटोरा, इन दो को मिलाकर के बनती है सिंगार घाटी। और सियाचिन जो ग्लेशियर है वो पड़ता है नुब्रा घाटी में। तो तीन घाटियां हमने पढ़ी। पहली हुंजा घाटी के बाद पढ़ी सिंगार घाटी के बाद पढ़ी नुब्रा घाटी। और जो सियाचिन ग्लेशियर है यह सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। अब हम बात करते हैं डेसोई प्लेन के बारे में। यह जो प्लेन है यह ट्रांस हिमालय का पार्ट है सबसे पहले, और लद्दाख और जास्कर के बीच में पड़ता है। दरअसल जास्कर से होकर के एक रिवर बहती है जिसे हम कहते हैं सिंधु रिवर। यह जास्कर और लद्दाख के बीच में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और सिंधु रिवर के साउथ में और जास्कर के नॉर्थ में है डेसोई प्लेन। यह प्लेन है, इसे ध्यान से देखना है। और एक और जानकारी जो याद रखनी है, जास्कर जो कि पार्ट है ट्रांस हिमालय का, ये ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और जास्कर का जो विस्तार है वह उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में जास्कर रेंज में एक माउंटेन है जिसका नाम है कामेट। ये याद रखना है कामेट माउंटेन को। आगे जब हमने ट्रांस हिमालय को पढ़ लिया है, ट्रांस हिमालय के बाद हमारी पहले ट्रांस हिमालय, फिर आता है महान हिमालय। महान हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि बर्फ से ढका रहता है लगभग वर्ष भर। और सिंधु गोर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्मा तक इसका विस्तार है। सिंधु गोर्ज कहाँ पर है हमने अभी जान लिया, कहाँ पर है सिंधु गोर्ज। और फिर वहाँ से लेकर के नामचा बर्मा कहाँ पर है ये अभी हम आगे जानेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझें नामचा बर्मा अरुणाचल प्रदेश में है। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर से लेकर के यह पूरा जितने भी राज्य पड़ेंगे उसमें होकर के अरुणाचल प्रदेश तक विस्तार है, तो बिल्कुल सही होगा। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 6100 मीटर है, लगभग यह सबसे ऊंचा है।
और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी चोटियों का क्रम है, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचाबरमा, फिर केदारनाथ। पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है। क्यों पाई जाती है उसे हम समझेंगे। सिंधु, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्र इन्हें काट करके बहती हैं, तो इसीलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदियां भी कहा जाता है। अब हम इनको समझते हैं महान हिमालय में पाई जाने वाली माउंटेन। देखा, जो महान हिमालय का जो विस्तार है नंगा पर्वत से शुरू होता है और जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम, और फिर आगे यहाँ से भूटान और इधर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। अगर हम इसकी कुछ प्रमुख चोटियों की बात करें तो वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। उसके पश्चात ये जो कामेट है यह पार्ट है जास्कर का, तो ये तो महान हिमालय में नहीं आएगी या हिमाद्री हिमालय में। उत्तराखंड में एक माउंटेन है जिसे हम कहते हैं नंदा देवी, काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन है और भारत का थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन है। याद रहे, भारत का, ग्रेट हिमालय का नहीं है, भारत का। अब भूटान की, अगर हम भूटान में जब एंटर करते हैं तो सबसे पहला माउंटेन है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मशालू, हिमालचूली और फिर आएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आता है मकालू और फिर सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश में नामचाबरमा। नामचाबरमा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब समझना हमें इसमें क्या है कि अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारा उत्तर होगा कंचनजंगा, नहीं सॉरी, ये माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर हम ये पूछें ग्रेट हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा कंचनजंगा। और दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो दूसरे नंबर पर आएगा ये इधर नंदा देवी। अब यह समझना क्या है हमें, अगर हम बात करें भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, लेकिन ये किसके अंडर में आती है, पीओ के। तो ऑफिशियली तो K2 है, लेकिन भारत में उपस्थित सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। लेकिन तो इस प्रकार से सबसे पहली जो चोटी है वह K2 है, और जो दूसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा है, तीसरे नंबर पर आती है नंदा देवी। अगर हम K2 को हटा दें तो दूसरे पर कंचनजंगा, तीसरे पर नंदा देवी आएगी। अगर हम बात करें ग्रेट माउंटेन की, केवल ग्रेट माउंटेन की, तो इसमें सबसे ऊंची चोटी आएगी फिर माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद जो हमारी चोटी आएगी कंचनजंगा, और कंचनजंगा के बाद आएगी मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचाबरमा और केदारनाथ। ठीक, आगे बढ़े। पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊंचा और बर्फपाई, ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये देखें, ये जो पूर्वी भाग है और ये इसका पश्चिमी भाग है। अब पूर्वी भाग के अधिक ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है, लेकिन पश्चिमी भाग में ऐसा नहीं है। पश्चिमी भाग में थोड़ा कम ऊंचाई पर बर्फ पाई जाती है और यहाँ पर अधिक ऊंचाई पर जाना पड़ता है। इसका क्या कारण है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पूर्वी भाग है यह इक्वेटर के नज़दीक है, जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें जब लंबवत पड़ेंगी तो जाहिर है कि बर्फ़ अधिक ऊंचाई पर पाई जाएगी फिर। लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं होता, पश्चिम की जो दूरी है वह कर्क रेखा से दूर है। दूसरा रीजन क्या है इसका? दूसरा कारण है यहाँ पर समुद्र की अवस्थिति है। अब समुद्र की अवस्थिति है तो यह इसे संतुलित करेंगी। यहाँ से वायु का जो संचरण है वह पर्याप्त मात्रा में होगा और यह इसे संतुलित कर देगी। अब हम महान हिमालय पढ़ चुके हैं। महान हिमालय के बाद पढ़ेंगे मध्य हिमालय या लघु हिमालय। महान हिमालय के दक्षिण में इसकी अवस्थिति है। मध्य हिमालय की खास बात यह है कि अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैसे? जैसे कि जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है और इसका जो सबसे ज़्यादा विस्तार है वह जम्मू कश्मीर में ही है। हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर के नाम से जाना जाता है और उत्तराखंड में इसे मसूरी के नाम से और नेपाल में इसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। महान हिमालय लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियाँ स्थित हैं।
जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कश्मीर घाटी, जिन्हें हम कहते हैं लाहौल स्पीति घाटी, जिन्हें हम कहते हैं कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी और काठमांडू की घाटी। आइए अब इन्हें समझते हैं मैप के माध्यम से। तो इधर देखें, ये जो ऊपर आपको ब्लैक कलर की जो रेखा दिखाई दे रही है इसे हम कहते हैं महान हिमालय, और जो दक्षिण में आपको जो रेखा दिखाई दे रही है इसको हम कहेंगे लघु हिमालय। अब लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं, पहली कश्मीर घाटी है, फिर लाहौल स्पीति घाटी है, और फिर कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटी है, और साथ ही मसूरी, और ये इधर बुग्याल घास के मैदान, और इधर काठमांडू की घाटी भी पाई जाती है। कश्मीर घाटी, इधर लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो कश्मीर के नीचे मतलब कश्मीर घाटी है, यहाँ पर पाया जाता है पीर पंजाल, यानी कि लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये जो यहाँ पर कुल्लू और कांगड़ा है इसके साउथ में धौलाधर पाया जाएगा, और फिर आगे चल कर के उत्तराखंड में मसूरी और नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है, जिसमें घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बुग्याल घास के मैदान। ठीक है, अब समझते हैं इसको इसके माध्यम से। कश्मीर में हेमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं, जहाँ केसर की खेती की जाती है। कश्मीर में ये फैक्ट हमें याद रखना है, करेवा पाए जाते हैं, करेवा की एक संरचना पाई जाती है जहाँ पर कि केसर की खेती होती है। इनका जो निर्माण होता है हेमोड निक्षेपण के द्वारा होता है। जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े, इनका जब निक्षेपण होता है तो इनसे जो निर्माण होता है करेवा का होता है, और इस करेवा पर केसर की खेती की जाती है। यानी कश्मीर का जो केसर फेमस है इन करेवाओं के कारण ही फेमस है। इसकी जो चौड़ाई है पूरे मध्य हिमालय की, ये 50 किलोमीटर है, और इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर से 4500 मीटर तक। पश्चिम से पूर्व तक इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पीर पंजाल धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, और मसूरी उत्तराखंड में, महाभारत नेपाल में। जैसा कि हमने जान लिया है कि लघु हिमालय की ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं, इन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि। उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल कहा जाता है, जैसे कि हमने जान लिया। शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग इत्यादि जो पर्यटन के स्थल हैं वो यहीं पाए जाते हैं। अब सबसे जो दक्षिणतम हिमालय की श्रेणी है उसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। अब इसे समझना कैसे है, सबसे ऊपर हमने क्या पढ़ा, ट्रांस के बाद है महान हिमालय, उसके बाद में हमने पढ़ा मध्य हिमालय, अब आ गया है शिवालिक। इस शिवालिक को जरा ध्यान से देखना है। जब यहाँ से नदियाँ आएंगी तो उनके द्वारा कुछ अवसाद लाए जाएंगे, उन्हीं के कारण उन अवसादों से इस शिवालिक का निर्माण हुआ है। यानी कि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों में बलय पड़ने से इसका निर्माण हुआ है। पाकिस्तान के पोटवार, यहाँ पोटवार को ठीक करना है, पोटवार से असम के देहांग तक इसका विस्तार है। पाकिस्तान के पोटवार से लेकर के असम तक इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं पाया जाता। तो जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय नहीं पाया जाता, ये बात बहुत याद रखनी है। तो यहाँ देखें तीसरे पॉइंट पर, अरुणाचल प्रदेश में महान हिमालय में मिल जाता है, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश में यह नहीं पाया जाता। देखें इधर शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में समतल घाटियां पाई जाती हैं, पश्चिम में जिन्हें हम दून कहते हैं, पूर्व में जिन्हें द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। कश्मीर से असम तक विस्तृत है। उत्तर पूर्वी हिमालय के विस्तार की अगर बात करें तो उसे इधर समझें मैप के माध्यम से। सबसे ऊपर आप जो राज्य देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में, अरुणाचल प्रदेश है, इधर आसाम है रेड में, और ये इसे हम कहेंगे नागालैंड के साउथ में मणिपुर के साउथ में मिजोरम, और इधर आएगा त्रिपुरा अपनी तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरा है, और ये इधर है मेघालय याद रहे यह उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा ना होकर के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जहाँ पर कि गारो खासी जयंतियाँ काफ़ी प्रमुख हैं।
अरुणाचल प्रदेश में हम जानेंगे कुछ पर्वत श्रेणियों को। सबसे पहले डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी। इधर आप देख रहे हैं, ये है डाफला, ये है मेरी, ये है अबोर और ये है मिसमी। इसके भी साउथ में अगर हम आते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है, इसे हम कहेंगे पटकाई बुम। और नागालैंड में नागा हिल, मणिपुर में मणिपुर हिल्स और मिजोरम में मिजो हिल्स और त्रिपुरा में त्रिपुरी हिल्स। और जो बेराइल हिल्स है, याद रहे यह पाई जाती है हमें आसाम में, प्लस आसाम के साथ में नागालैंड में, प्लस दोस्तों ये पाई जाएगी मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में। और जो मिकर हिल है ये पाई जाएगी आपकी आसाम में। तो इस प्रकार से हमने उत्तर पूर्वी हिमालय को पढ़ लिया है। आप इसे बारीकी से ध्यान दें, इस पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की क्रोनोलॉजी को याद रखना इसको। और सबसे ज़रूरी जो बात याद रखनी है, ये जो मेघालय है ये दरअसल पठार है, जिसमें गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। याद रहे यह उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा नहीं है। उत्तर पूर्वी हिमालय का भाग नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर पूर्वी हिमालय कंप्लीट हुआ। जरा इसके माध्यम से देखें, अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने जाना, जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी के नाम से। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश म्यांमार की सीमा पर, नागा हिल्स नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजो मिजोरम में, त्रिपुरा त्रिपुरा में, बरेल असम, मणिपुर नागालैंड में, मिकिर और गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में। याद रहे यह पठार है, यह उत्तर पूर्वी हिमालय का हिस्सा नहीं है। अब हम जानेंगे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। दोस्तों ये प्रादेशिक विभाजन है, ये मैंने खुद से बनाया है क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे कि मैंने इसे बांटा है राज्यों के आधार पर, राज्यों के नामों के आधार पर। हम इसे पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और इसके बाद हम इसे देखेंगे सिक्किम, सिक्किम के बाद हम इसे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो इन आधारों पर हम इसे देखने वाले हैं। तो कुछ नहीं है, ये बहुत आसान रहेगा। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कश्मीर और लद्दाख को। जैसा कि हम जानते हैं 2019 में लद्दाख और कश्मीर को अलग से यूटी बना दिया गया, जो कि पहले राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो इस मैप को आपको बड़े ध्यान से देखना है। हमारा जो भारत का असली नक्शा है वो कुछ ऐसे है। ये आप लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को देख रहे हैं। ये है जम्मू एंड कश्मीर और ये है लद्दाख। और ये जो लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं अक्साई चिन। यह एडमिनिस्ट्रेड है चीन के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेड बाय चीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर पर कंट्रोल है भारत का और पाकिस्तान का भी। कुछ हिस्से पर पाकिस्तान का, कुछ हिस्से पर भारत का। और ये इधर आप जरा ध्यान से देखें, जहाँ मेरा पेन जा रहा है, इस हिस्से को हम कहते हैं पीओके। भारत इसे पीओके कहता है, लेकिन पाकिस्तान में इसे गिलगित और बाल्टिस्तान कहा जाता है। आज़ाद कश्मीर कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर इस हिस्से को। तो ये हिस्सा एडमिनिस्ट्रेड है पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि पीओके। तो हमारी जो एलओसी है, वो एलओसी हम इस एरिया को कहते हैं। ये हमारा एलओसी है, इसे हम कहते हैं, एलओसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी, एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो भारत और चीन के बीच में है, इसे हम कहते हैं एलएसी,
लेकिन आप ध्यान से देखें एक रीजन बचता है जिसे हम कह रहे हैं सक्शगम वैली। ये सक्शगम वैली पाकिस्तान ने चीन को दे दिया है, वर्तमान में इसे एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है चीन। तो आप ये समझ पाए, तो आगे अब समझते हैं इसे। तो कश्मीर की जब बात आती है तो सबसे ऊपर कराकोरम है, कराकोरम के बाद में लद्दाख है, लद्दाख के बाद जास्कर है, जास्कर के बाद पीर पंजाल है, पीर पंजाल के बाद धौलाधर भी है। तो ये क्रम है इनको याद करने का। सबसे पहले है कराकोरम, कराकोरम के बाद आएगा लद्दाख, और लद्दाख के बाद आएगा जास्कर। जैसा कि हम जानते हैं तीनों पार्ट हैं किसका, ट्रांस हिमालय का पार्ट हैं तीनों। और उसके बाद यहाँ पर कुछ महान हिमालय आएगा, और ये आएगा इधर पीर पंजाल, पीर पंजाल। ये आएगा हमारा धौलाधर। आप जरा ध्यान से देखें, ये जो लद्दाख है ये एक शीत मरुस्थल है, यानी कि ठंडा डेजर्ट, कूल डेजर्ट। लद्दाख कहाँ पर स्थित होगा, ये इधर। ये जो पूरा एरिया है ये लद्दाख का ही होगा, और लद्दाख अलग से एक यूटी भी है। कराकोरम और महान हिमालय के बीच में लद्दाख पड़ता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये महान हिमालय है और ये है कराकोरम, इसके बीच में क्या है, लद्दाख। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पासेस हैं जम्मू और कश्मीर में पड़ते हैं, हम पासेस को हम आगे अलग से वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी हम ये समझें, एक जोजिला पास है, बनिहाल पास और खारदुंगला पास। बनिहाल पास जम्मू को जोड़ता है कश्मीर से, और वहीं पर आगे समझेंगे हम इन्हें काफ़ी विस्तार से। झेलम और चिनाब नदी, चुनाव नहीं बल्कि चिनाब है, अपवाहित होती है इस क्षेत्र से। और झेलम और चिनाब नदी के बारे में हम आगे नदी के चैप्टर में पढ़ेंगे। हिमाचल और उत्तराखंड, अगला राज्य भी यही है जहाँ पर हिमालय का विस्तार है। जैसा कि हम जानते हैं पश्चिम में रावी नदी है और पूर्व में काली नदी। काली नदी यानी कि नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, तो ठीक वैसे ही रावी नदी हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, तीनों हिमालय यहाँ पाए जाते हैं। इसका मतलब हिमाचल प्रदेश में ट्रांस हिमालय नहीं पाया जाएगा, तो जी हाँ, तो सबसे पहले महान हिमालय पाया जाएगा, लघु हिमालय पाया जाएगा और शिवालिक भी पाया जाएगा। यानी कि अगर ट्रांस हिमालय को हटा दिया जाए तो तीनों ही पाए जाएंगे। लघु हिमालय और धौलाधर में नाग टिब्बा पाए जाते हैं। लघु हिमालय में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा पाए जाते हैं। यानी कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर लघु हिमालय को हम क्या कहते हैं, नाग टिब्बा कहते हैं, और धौलाधर भी कहते हैं लघु हिमालय को। धौलाधर का कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, और नाग टिब्बा कहते हैं उत्तराखंड में। भारत की तीसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो नंदा देवी, वो यहीं स्थित है। भूटिया जनजातियाँ रहती है, भूटिया जनजाति को याद रखना है। और यह ऋतु प्रवास करती है, ग्रीष्म काल में बुग्याल में चले जाते हैं। बुग्याल एक घास का मैदान है, अब तक आपको याद हो चुका होगा। जाते हैं और शरद ऋतु में लौट आते हैं। आपको गंगोत्री, यमुनोत्री, फूलों की घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड आदि यहीं पाए जाते हैं। देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग व रुद्रप्रयाग आदि पाए जाते हैं इधर। जरा हम इनको समझेंगे उत्तराखंड को। यहाँ पर आप देखें उत्तराखंड के कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे इधर नंदा देवी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और फिर यमुनोत्री, ये सभी उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। अब इन सबकी खास बात यह है कि सभी से नदी भी निकलती है। जैसे कि बद्रीनाथ से भी नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं अलकनंदा, और केदारनाथ से जो नदी निकलती है उसको हम मंदाकिनी कहते हैं, और गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसको हम भागीरथी कहते हैं। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं रुद्रप्रयाग बनाती हैं, रुद्रप्रयाग पर दोनों नदियाँ मिलती हैं, और फिर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग पर, और फिर जहाँ से गंगा नदी बनती है। ये जो अलकनंदा है जिस हिमनद से निकलती है उसे हम सतोपथ हिमनद कहते हैं। ये हिमनद याद रखना है, सतोपथ हिमनद,
पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो गंगोत्री है यानी कि यमुनोत्री है, यमुनोत्री ये आप देख रहे हैं, यहाँ से यमुना नदी निकलती है और यह इधर आगे जाकर के इलाहाबाद में जाकर के गंगा में मिल जाती है। ऐसे प्रयागराज, आगे नदी के चैप्टर में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। यमुनोत्री जो गंगा नदी निकलती है हम उसे कहते हैं हिमनदपूछ। याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा यमुना नदी कहाँ से निकलती है, हिमनदपूछ से निकलती है। आगे है, अगर हम दोस्तों बात करें रुद्रप्रयाग, ये यहाँ पर सबसे नीचे पाया जा रहा है देवप्रयाग, देवप्रयाग के ऊपर पाया जा रहा है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के ऊपर भी कुछ प्रयाग हैं जिन्हें हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इधर है देवप्रयाग और उसके ऊपर रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग के ऊपर पाया जाता है कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग के ऊपर पाया जाएगा नंदप्रयाग, नंदप्रयाग यानी कि सबसे ऊपर पाया जाएगा फिर विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग जो है वह सबसे ऊपर पाया जाएगा। ये जो विष्णुप्रयाग है यह सबसे ऊपर पाया जाएगा। विष्णुप्रयाग कैसे बनता है दोस्तों, जब अलकनंदा में धौली गंगा आकर के मिलती है तो विष्णुप्रयाग बनता है। जब नंदाकिनी अलकनंदा में आकर के मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। और जब पिंडार नदी जब अलकनंदा में आकर के मिलती है तो हमारा बनता है कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के साउथ में रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के साउथ में दोस्तों देवप्रयाग पाए जाते हैं। और ये जो अलकनंदा है कहाँ से निकलती है, सतोपथ हिमनद से निकलती है। इस फैक्ट को कभी मत भूल जाओ। विष्णुप्रयाग को हम जोशीमठ भी कहते हैं। विष्णुप्रयाग का दूसरा नाम जोशीमठ है। आगे है, अब जो हमारा अगला जो बचता है वो बचता है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान है जैसा कि हम जानते हैं। सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। जनजाति यहाँ लेप्चा पाई जाती है। यहाँ पर दुआर स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं जहाँ चाय बागानों की खेती की जाती है। अगला है अरुणाचल प्रदेश, भूटान से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं पश्चिम में भूटान है और इसके जो पूर्व है वहाँ पर दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार की सीमा पर पाया जाता है, यहाँ तक कि यह चीन की सीमा पर भी पाया जाता है। डाफला अबोर बिस्मी ये हम पढ़ चुके हैं अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, ये याद रखना है झूम की कृषि यहाँ की जाती है। आगे पूर्वी की पहाड़ियाँ, पूर्वी की पहाड़ियों को हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, ये रिपीटेशन है यहाँ। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आपका बहुत बहुत